तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आगे की क्लास को। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग अभी TRE 2 का जो GS सेक्शन था 40 नंबर का, उसके क्वेश्चंस पर विथ डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग को मालूम है इससे पहले हमने 1 to 5, 6 to 8 और 9 10th के तमाम GS सेक्शन जो 40 नंबर का था उस पर विथ डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हम बात करेंगे वो क्लास 11 से 12 में जो एग्जाम हुए थे उसके तमाम सब्जेक्ट के GS पोर्शंस की बात करेंगे। आपको एक बात मैं बता दूं, कंफर्म क्लियरली बता दूं कि क्लास 11 और 12 में टोटल 30 पेपर के एग्जाम हुए थे। 30 सब्जेक्ट थे, 30 सब्जेक्ट, ठीक है ना। और उन 30 सब्जेक्ट में जो GS सेक्शन था 40 नंबर का वो सब के सब में सेम था, इक्वल। इट मीन्स मतलब ये हुआ कि हमारे पास ओनली 40 GS हमारे पास क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है GS सेक्शन के, ठीक है ना। 11 12 की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए हम अब 11 12 के क्वेश्चंस पे बात करते हैं विद डिटेल से। और इससे पहले जो क्वेश्चंस पे बात हुई है वो तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे, नीचे के प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ वीडियो मिल जाएंगे 1 to 5, 6 to 8, 9 10th और अभी से 11 12। इन तमाम की वीडियो जो है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 से पहले भाषा का क्वेश्चन है, वो बनाने की जरूरत नहीं, आप लोग उतना जानते हैं। 31 क्वेश्चन है, कहता है कि एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। एक आयताकार हॉल है, उसका फर्श जो है उसकी परिधि 250 मीटर है। यदि 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 है तो हॉल की ऊंचाई h बराबर वाट क्या होगा। आइए बात करते हैं कि हॉल की ऊंचाई क्या होगा। एक बात मैं बता दूं कि हॉल के जो दीवार है उस दीवार का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, चूंकि हॉल का जो दीवार है उस दीवार को 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई की जाती है तो 15,000 रुपये खर्च आते हैं। तो अगर हॉल के दीवार की चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना हो तो 15,000 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। पहले हम वो निकाल लेते हैं कि हॉल जो है वो हॉल चारों दीवार जो है उस दीवार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है ना। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 15,000 बाई 10 काट दीजिएगा तो हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये बात हमको पहले निकालना होगा, क्यों आगे समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि आयताकार हॉल का जो परिधि है उसका 250 मीटर है। तो हॉल की परिधि कितना है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ दी 4 फ्लोर जो है उसकी परिधि क्या है। फ्लोर जो है उसकी परिधि जो है वो 250 मीटर है जो यहाँ दिया हुआ है। अब बताइए कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ दी फ्लोर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, FLO फ्लोर इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यही होता है ना हॉल की परिधि का फॉर्मूला, जो परिधि है। तो परिधि दिया हुआ है 250 बराबर 2 इंटू L प्लस B, ये दिया हुआ है। ये हो गया क्लियर। अब हमको निकालना है कि जो दीवार था उस दीवार का क्षेत्रफल, जो चारों दीवार था। तो एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B H, ये होगा।
चारों दीवार का क्षेत्रफल। चारों दीवार के क्षेत्रफल का कितना है 150 मीटर, सॉरी 1500 मीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 250 बराबर 2L प्लस बी का मान यहाँ दिया हुआ है 250 H। अब इस H बराबर 1500 बटे 250 काट दीजिए, कट जाएगा 6, H बराबर 6 मीटर। एक बात आपको हम यहाँ क्लियर करना बताना चाहते हैं कि पहले हमको निकालना पड़ता है एरिया ऑफ 4 वॉल, जो चारों दीवार था उसका क्षेत्रफल। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो दीवारों में पेंट करने में जो खर्च हुआ था 15,000 रुपये, उसमें डिवाइड कर देंगे 10 प्रति वर्ग मीटर से। तो ये जो 1500 मीटर स्क्वायर निकला वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकला। क्लियर। आगे अब बात करता है कि इसकी परिधि 250 मीटर है फ्लोर की। तो फ्लोर की परिधि पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर की परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर जो है वो आयताकार है, तो आयत का परिधि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर का पेरीमीटर हम यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 250 दिया हुआ है, 250 प्लस बराबर 2L प्लस बी। अब एरिया ऑफ फ्लोर जो 4 वॉल्स, सॉरी एरिया ऑफ द 4 वॉल्स जो 4 दीवार था उसका क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल प्लस बी एच। अब ये एल प्लस बी एच आया कहाँ से, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि एल प्लस बी एच आया कहाँ से, 2 इंटू एल प्लस बी एच आया कहाँ से। तो बात करेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स था 1500 मीटर जो यहाँ निकाले थे, बराबर 2 इंटू एल प्लस बी एच। ये क्वेश्चन आपके दिमाग होगा कि 2 इंटू एल प्लस बी एच आया कहाँ से। खैर बात करेंगे। तो 1500 2L प्लस बी एच का मान, इसका मान जो है यहाँ दिया हुआ था 250 मीटर, ये जो हम निकाले 250, तो यहाँ बैठा दिए, H का मान निकल गया, इसको क्रॉस कर दे, H का मान निकल गया 16 मीटर। ये सवाल आपके पास होगा कि 2 इंटू एल प्लस बी एच आया कहाँ से। आप जानते हैं कि जो घर होता है, घर वो एक घनाभ का आकार का होता है घर। तो घनाभ के आकार का घर जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है। तो एरिया ऑफ चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का क्षेत्रफल में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ फ्लोर यानी कि फर्श का क्षेत्रफल, माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ टॉप यानी कि छत का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी घर जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है। तो उस घनाभ के आकार के घर में से फ्लोर यानी छत का क्षेत्रफल और टॉप यानी जमीन का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये फॉर्मूला होता है, अगर पता नहीं होगा तो पता कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। माइनस फ्लोर का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस फर्श का क्षेत्रफल वही लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना। अब इसको कर दीजिए 2 इंटू एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एल एच माइनस एल बी माइनस एल बी। यहाँ 2 गो एल बी माइनस में, यहाँ 2 गो एल बी है, एल बी, ये 2 गो एल बी, ये दोनों एल बी कट गया, बच गया कितना हमारे पास, बच गया 2 बी एच प्लस 2 एल एच। अब यहाँ 2 है तो माइनस आ जाएगा 2 और यहाँ एच है तो ये भी माइनस है, तो एच माइनस आ गया तो एल प्लस बी आ गया। यही अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी और एच। यही यहाँ पर 2L प्लस बी एच आया था यहाँ पर, ये जो एरिया ऑफ 4 वॉल, यही जो ये निकला, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकला। ये कैसे निकला वो हमको ऊपर बताएं, ये निकला चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स जब हम निकाले हैं तो यही 2 इंटू एल प्लस बी एच एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर ये हुआ। अब चारों दीवार का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है इतना 1500 मीटर जो हम निकाले थे यहाँ, और 2L बी एच का मान दिया हुआ 250, एच का मान वही रह जाएगा, तो एच का मान निकल जाएगा 6 मीटर से। यहाँ आप बात को समझ गए होंगे कि ये 2L बी एच
2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच आया कहाँ से? वो आया यहाँ से। पूरे क्यूबॉइड घर जो है वो घनाभ का होता है, पूरे घनाभ के क्षेत्रफल में से फ्लोर का क्षेत्रफल घटाएंगे और टॉप का क्षेत्रफल घटाएंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन, अब वो क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। बिल्कुल है, बिल्कुल ये सही है। सही कौन नहीं है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण नहीं, ये नहीं होता है। अच्छा आगे, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होता है। बिल्कुल होता है। अब देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है। प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, नेचुरल नंबर। देखिए 1 2 3 4 ये सब हुआ प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब पूर्ण संख्या का क्या हुआ? पूर्ण संख्या क्या हुआ? पूर्ण संख्या जीरो, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, यानी कि 0 1 2 3 4 ये हो गया पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या क्या हुआ? पूर्णांक संख्या चाहे वो माइनस की संख्या हो या जीरो हो या प्लस की संख्या हो, ये सब पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो अब यहां से क्लियर हो गया आपको कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या, चूंकि 1 2 3 4 प्राकृत संख्या है और ये पूर्ण संख्या है 1 2 3 4, ठीक है ना? तो ये सही हो गया आपको। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक तो -3 -2 -1 -15 -16 ये एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या माइनस वाला नहीं होता है, इसलिए ये औसत हो गया। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है। बिल्कुल, प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है ये सब प्राकृत संख्या है, जो एक पूर्णांक है, यहाँ पूर्णांक है, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर बी जो है, बी वो नहीं, सत्य नहीं है, ये औसत है। क्लियर ना? आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 7 क्रमागत संख्या, मान लिया जाए कि कोई संख्या 7 क्रमागत संख्या कौन हो सकता है? मान लीजिए कोई संख्या है x, तो x + 1 एक संख्या है, x + 2 एक संख्या है, ऐसे करते करते x + 7 वो संख्या हम ले लिए। इनका योग, तो सातों संख्या का योग क्या होगा? औसत पूछ रहा है, सातों संख्या का योग क्या होगा? तो x + 1 प्लस x + 2 प्लस ... x + 7 = सातों संख्या का योग 20 × 7 ये हो जाएगा। अब 1 से लेकर के 7 तक के x को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, और 1 से लेकर के 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 28 बराबर 20 को गुना कर देंगे तो 140। अब 7x बराबर 140 - 28, तो x बराबर 140 - 28 में से अगर माइनस कर देंगे तो आप माइनस करके देख लीजिए कितना होता है कि 140 140 140 हो जाएगा 112/7, इसको 12/7 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 7 एकम 7 7 छक्का 42 16 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया का 16। तो 7 वो संख्या है ना क्रमागत, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या होगा x + 7, तो x + 7 यानी कि 16 + 7 बराबर 23, यही हो जाएगा संख्या, सबसे बड़ा संख्या। सबसे छोटा संख्या कौन होता? तो सबसे छोटा संख्या होता है x + 1, तो 16 + 1 बराबर 17 होता, सबसे छोटा संख्या जो यहाँ पर नहीं है। तो सबसे बड़ा संख्या 27 हो जाएगा। इसका एक तरीका है बनाने का और भी, जो बोलता है कि औसत 20 है, तो औसत 20, तो मीडियन जो है, मीडियन मध्य बीच की संख्या जो 20 है, 20 की संख्या, तो उसके बाद की 3 संख्या क्या होगा? 21 22 और 23, और उससे पहले की 3 संख्या 19 18 और 17, ये हो गया मीडियन 20 नंबर। तो साधु संख्या है 17 से लेकर के और 23 तक, इन सभी का योग जो है वो 140 हो जाएगा अगर कीजिएगा, तो औसत हो जाएगा 20, इसलिए बीच की संख्या 20 है और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 23, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, और सबसे छोटी संख्या 17, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैथ का है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है।
आइए चलिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा रब कर लेते हैं। आप इसको बढ़ा दिया कीजिए, अगर टाइम लगे ना रब करने में तो उसको बढ़ा दिया कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि ax² bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न जो है मूल जो है भिन्न और वास्तविक मूल होगा कब? ये आपको आप इसको याद कीजिए, इसको पता होना चाहिए कि जो है ना ax² + bx + c ये द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका घात 2 है। इसमें जो ये दिया हुआ है b² - 4ac, इसे d कहते हैं, है ना। अब फॉर्मूला भी होता है ना कि x बराबर -b ± √d/2a। खैर ये शून्य निकालने का फॉर्मूला है। तो कहता है कि ये d जो है d, इसे d बराबर होता है b² - 4ac। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर b² - 4ac 0 से छोटा होगा तब क्या होगा, b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, अब b² - 4ac 0 के बराबर होगा तब क्या होगा। याद रखिए, आप क्वेश्चन में याद लिख लीजिए कि अगर b² - 4ac 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। पहली बात, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक और समान होगा। पहली बात समान, यानी मूल तो निकलेगा लेकिन वास्तविक होगा और समान, दोनों मूल सेम होगा, यानी कि एक का मान x होगा, दूसरा का मान भी x ही होगा। ठीक, अगर b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तब मूल वास्तविक होगा और भिन्न होगा। अगर b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तब उस कंडीशन में मूल जो है वो वास्तविक होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। ठीक है, अगर b² - 4ac 0 से छोटा होगा तब मूल जो है, मूल इसका वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक यानी इसका मूल ही नहीं निकलेगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। ये तीन कंडीशन है कि b² - 4ac अगर 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा, और b² - 4ac 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मूल ax² + bx + c = 0 है के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो इसके दो भिन्न और वास्तविक मूल होगा। b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तब। ठीक है ना, क्लियर? और भी याद कर लीजिएगा, अगर 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा लेकिन समान होगा, ऐसे मूल वास्तविक होगा भिन्न होगा, यानी x और y दो मूल निकलेगा, एक x एक y, इसमें इसका मूल निकलेगा ही नहीं। क्लियर? चलिए, अगर यहाँ पे ये नहीं लिखता तो यहाँ पे d लिखता तो भी बात वही होती, d। समझे? आइए बात करते हैं आगे। कहता है क्वेश्चन में कि मोहन 25 दिन में एक काम कर सकता है। मोहन 25 दिन में काम कर सकता है, सोहन 20 दिन में पूरा काम कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम किया और काम उसके कर दिया, और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष कार्य को करने में सोहन को कितना समय लगेगा? मोहन जो है वो काम करता है 25 दिन, काम करने में लगाता है 25 डेज। तो मोहन जो है वो वन डे में कितना भाग काम करेगा? वन डे में कितना भाग काम करेगा? 1/25। वैसे ही सोहन जो है, सोहन वन डे में कितना काम करेगा? वन डे में कितना काम करेगा? 1/20। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा? 1/25 + 1/20 बराबर, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? अगर इसको कीजिएगा तो 20 × 25, उधर ऊपर हो जाएगा आपको 20 + 25 बराबर 45/20 × 25। काट दीजिए, 9 × 5 = 45, अब 5 × 25 है ना, तो ये हो जाएगा आपको 9/100। ये इतना काम करेगा मोहन सोहन दोनों मिलकर एक दिन में। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 डेज में। तो 5 डेज में कितना काम करेगा दोनों मिलकर के? तो 9/100 × 5, काट दीजिए 20। दोनों मिल करके 9/20 भाग काम करेगा 5 दिन में। ठीक है ना, 5 दिन में दोनों मिल करके। अब
एक तो छोड़ दिया तो शेष काम कितना बच गया, तो 1 माइनस 9/20 शेष काम बच गया। अब उतना में घटा देंगे तो हो जाएगा आपको 11/20। ये 11/20 काम बच गया। इसको किसको करना है, इसको करना है सोहन को। तो सोहन जो है वो एक काम करता है कितना दिन में, 20 दिन में। तो 11/20 काम कितना दिन में करेगा, 11/20 गुने 20 कट जाएगा, बराबर 11 दिन में काम करेगा, 11 डेज में। ठीक है ना, 11 दिन में। क्लियर, समझ गए होंगे आप लोग कि मोहन जो है वो 20 दिन में काम करता है, तो मोहन एक दिन में कितना भाग काम करेगा, 1/25। वैसे ही सोहन एक दिन में कितना भाग काम करेगा, 1/20। दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग काम करेगा, 9/100। दोनों मिलकर 5 दिन में कितना काम करेगा, 9/20 भाग काम करेगा। तो इतना दिन काम किया, और काम जो है 5 दिन के बाद जो है सोहन छोड़ दिया काम, तो मोहन छोड़ दिया, तो सोहन कितना काम बचा हुआ काम कितना दिन में करेगा, तो 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो बचा कितना काम, 11/20। शेष में से 9/20 माइनस कर देंगे तो 11/20 काम बचा। ये काम करना है सोहन को, तो सोहन एक काम करता है 20 दिन में, तो 20 दिन में कितना काम करेगा, 11/20 गुने 20 बराबर 11 दिन में। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब बात करता है क्वेश्चन में 36 नंबर क्वेश्चन कि x बराबर a² माइनस बी, y बराबर 30, तो a प्लस बी बराबर 15। तो इनमें से कौन सी बातें सत्य होगी, क्या सही है। कह रहा है कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कि x इक्वल टू a² माइनस b²। तो आप जानते हैं a² माइनस b², तो a माइनस बी और a प्लस बी जानते हैं ना। अब a माइनस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान दिया हुआ है 15, तो बराबर हो जाएगा आपको 15a माइनस बी। ठीक है ना, x बराबर, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब बोलता है, हिसाब आ गया, अब बोलता है कि a बराबर b हो तो क्या होगा। अब देख लेते हैं बैठा करके, मान लिया जाए कि a बराबर हम लेते हैं 1, तो b बराबर भी 1 हो जाएगा इसके हिसाब से। अब यहाँ बैठाते हैं तो x बराबर हो जाएगा 15, और a बराबर 1 के लिए तो b बराबर भी 1 हो गया इसके हिसाब से, तो 1 माइनस 1 तो बराबर 15 गुने 0 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया, 0। तो क्या ये बात फॉलो कर, x बराबर 0 तो y बराबर 30 है। ठीक है ना, तो x छोटा है y से, बिल्कुल x छोटा है, x कितना हो गया 0, तो y बराबर कितना हो गया 30। ये बिल्कुल सही बात बता रहा है कि अगर a बराबर b लेंगे तो x छोटा होगा y से, बिल्कुल सही बात है। यानी कि a बराबर हम 1 लिए तो b बराबर भी 1 हो गया। अगर हिसाब लिए जोड़े मतलब बैठाए इस पे, तो x बराबर 0 हो गया और y बराबर 30 है, तो a बराबर b लिए तो x छोटा हो गया y से, x छोटा है ना 0, y बराबर 30 है, तो ये तो ठीक है। बोलता है कि y बड़ा है x से, अगर a बराबर 0 है, बिल्कुल y 30 है और x है 0, तो y बड़ा है x से, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो a भी सही है और c भी सही है। ठीक है ना, तो फिर बोलता है कि x बड़ा है y से, यदि a बड़ा b लेंगे तो यानी a बड़ा b होगा तो x बड़ा हो जाएगा y से। यानी मान लिया जाए कि a हम ले लेते हैं 2, अब b हो जाएगा ले लेते हैं 1, जो नहीं बोला ना a बड़ा हो b से, तब अगर बैठाते हैं तो x बराबर हो जाता है 15 और a हो गया 2 माइनस 1, तो बराबर हो गया 15 गुने 1 बराबर 15। तो x बराबर 15 और y बराबर 30, तो x बड़ा है y से, नहीं x तो छोटा है y से, x बराबर 15 आ गया, y बराबर 30 हो गया। तो ये हो गया आपको गलत, इसका मतलब a और b सही है, इसका मतलब d सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्लियर, आइए क्वेश्चन बात करते हैं। कहता है कि यादृच रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में, गैर लीप वर्ष आप जानते हैं, लीप वर्ष कहते हैं कि जो साल में 4 से भाग लग जाए उस साल को लीप वर्ष कहते हैं। जिस साल में, यानी कि ये मान लें कि 16, 20, 24 इन सब सालों में 4 से भाग लग जाता है उस साल को लीप वर्ष कहते हैं, और उस साल में 366 दिन होता है। क्लियर ना, 366 दिन हो गया। कहता है कि यादृच रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। गैर लीप वर्ष में, लीप वर्ष में नहीं, गैर लीप वर्ष में, वो वर्ष में जिसमें 365 दिन होता है, 365 दिन होता है, उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। आप जानते हैं एक बात कि एक गैर लीप वर्ष में 52 रविवार होता है,
और बचा 52 रविवार हुआ तो बचा कौन दिन, एक दिन बचा। यानी कि मेरे बात को समझने की बात यह है, 52 रविवार हुआ तो कितना दिन, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 दूना 14, अतरे 5 65, 7 5 35 36, 364 दिन हुआ। होता तो 365 दिन होता है ना, गैर लीप वर्ष में 365 दिन हो रहा है, कितना 364 दिन, बचा कितना, एक दिन। तो ये एक दिन जो है वो जो 7 दिन है उसमें से कोई भी दिन हो सकता है। उसमें से वो एक दिन सोमवार हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, गुरु हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, शुक्र हो सकता है, रवि, कोई भी दिन हो सकता है। इसीलिए गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता जो है 1/7 होगा। ठीक है ना, 1/7, यानी कि कुछ एक दिन को, एक जो दिन है, एक दिन वो कोई भी हो सकता है, 7 दिन में से कोई भी हो सकता है। इसलिए 53 रविवार होने की प्रायिकता 1/7 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बात करता है कि 7 to the power 12x + 6 बराबर 49 to the power 3x + 12 का मान क्या होगा। आइए इसको मान निकाल देते हैं। 7 to the power 2x + 6 इक्वल टू, अब 49, ये 7 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो 49 हो जाएगा +12। ठीक है ना। अब 7 12x + 6 इक्वल टू 7 और 2 से गुना कर देंगे तो 6x + 24 हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि ये इसे बेस कहते हैं। बेस अगर बराबर हो तो पावर भी आपस में बराबर हो जाता है। तो 12x + 6 इक्वल टू 6x + 24। x को कर लीजिए एक तरफ, 12x - 6x बराबर 24 अब -6, तो 6x बराबर 24 में 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18, x बराबर 18/6 काट दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x वैल्यू हो जाएगा 3 नंबर ए। ठीक है ना। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, 39 पर। कहता है कि मायोपिया वो बीमारी है जिससे व्यक्ति देख नहीं पाता है। 2 तरह की बीमारी होती है, आप जानते हैं। एक होता है मायोपिया, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपर मायोपिया, हाइप्रोपिया। अच्छा, मायोपिया में क्या होता है कि नियर क्लियर, समझ में आ जाएगा। नियर क्लियर, नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। मायोपिया में नियर क्लियर, नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या होगा, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, मायोपिया में पास की वस्तु स्पष्ट, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। मायोपिया में वो जिसमें व्यक्ति देख नहीं सकता है दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पास की वस्तु देख लेता है, नियर क्लियर है, नियर जो है क्लियर है, नजदीक की वस्तु क्लियर है लेकिन दूर की वस्तु क्लियर नहीं है, इसे कहते हैं मायोपिया। हाइपरोपिया कहते हैं इसमें दूर की वस्तु क्लियर है लेकिन नियर की वस्तु जो क्लियर नहीं है। दूर की वस्तु जो है वो साफ साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है, साफ, लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है हाइपरोपिया में। ठीक है ना। लेकिन मायोपिया में नियर की वस्तु, नजदीक की वस्तु साफ दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती, इसलिए ऑप्शन इसका क्वेश्चन हो जाएगा ए, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है। अनुवंशिकता क्वेश्चन नंबर पिछले बार भी आया था कोई दूसरे टेस्ट में, इसमें अनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित है, ये अनुवंशिकी से है ना, हेरिडिटी से संबंधित है। तो क्लियर है, क्वेश्चन नंबर पिछले भी आया था। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो टॉपिक क्वेश्चंस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आए थे उसके नोट्स बनाते रहे। गुड नाइट।